अब मैंने एक सवाल से इस चैप्टर की शुरुआत की थी, अगर तुम्हें याद हो तो। वैसे तो तुम्हें याद तो खैर होता नहीं, लेकिन फिर भी और स्टेट के ऑब्जर्वेशन से। और स्टेट ने बताया था कि ओनली मूविंग चार्ज इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म। तो मैंने एक सवाल भी पूछा था कि चलो वायर में तो समझ में आता है, सोलेनोइड में समझ में आता है, लेकिन मैग्नेट में, जो मैग्नेट है उसमें कहां से मैग्नेटिज्म आया, उसमें कौन सा चार्ज मूव कर रहा है, या इस मार्कर में क्यों नहीं कर रहा? ऐसा सवाल था कुछ। चलो, अरे आंसर भी पूछा तुमसे, कहीं सोचो आंसर खोजने लग जाओ, क्योंकि आंसर अभी उसका दिया ही नहीं गया था। आवाज आ रही है ना? चलो देखो, तो ये एक न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है आर नाम की रेडियस में। मान लो कि इसकी स्पीड वी है, वी स्पीड से घूम रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है। अब हमें इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना है। तो थोड़ा थोड़ा तुम जानोगे कि इस घूमने की वजह से भी हल्का फुल्का मैग्नेटिज्म आता है। इस मार्केट में भी हल्का फुल्का मैग्नेटिज्म है, लेकिन देखेंगे कि कुछ इफेक्ट है जो जिस वजह से नहीं है। होना तो चाहिए लेकिन क्यों नहीं है ये भी देखेंगे। और आयरन में क्यों है, स्टील में क्यों आ जाता है, इस तरह की चीजें हम देखेंगे, वो अगला चैप्टर है। लेकिन शुरुआत यहीं से होगी। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस के चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वी स्पीड से, आर जो है ऑर्बिटल रेडियस है। ठीक है। अब हमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम निकालना है। कहीं कहीं इसको किताब में म्यू से लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, वो एक ही बात है। ठीक है, म्यू एल ऐसे करके लिखा हुआ है, तो उससे कंफ्यूज मत होना। एम, एम का फॉर्मूला पता है, आई इंटू ए। ठीक है बच्चों, फिर बोलते रहो जरा। हाँ, एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स, तो नंबर ऑफ टर्न्स तो इसमें एक ही है, एक ही टर्न बन रही है पूरी गोल गोल, सर्कुलर टर्न मान लो उसको। एम बराबर हो गया आई ए। आई, आई यानी कि करंट, करंट होता है क्यू अपॉन टी। एरिया तो साफ साफ दिख रहा है पाई आर स्क्वायर। आई की वैल्यू हो गई क्यू अपॉन टी। और क्यू जो इलेक्ट्रॉन का है वो ई होता है, इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है ऑब्वियसली। ठीक है। तो ई अपॉन टी इंटू पाई आर स्क्वायर। अब टी की वैल्यू निकालनी है, इक्वेशन वन, टी हमें नहीं पता टाइम, तो टाइम हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं, टू पाई आर। तेरे कोई नहीं आ रही कि बाकी कोई नहीं आ रही? बाकी लोगों को आ रही है? चलो नहीं, रिज्वाइन करो इसको, कोई बता देगा, रिज्वाइन कर लीजिए। ये बात समझ में आई, टू पाई आर अपॉन वी, ये किस प्रकार हुआ? टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी चक्कर, कितना ही चक्कर में चलेगा, टू पाई आर, और स्पीड है वी। समझ में आई बात है नहीं? तो टू पाई आर अपॉन वी, तो ये जो टी की वैल्यू है ये यहाँ पर पुट कर देंगे। एम कितना हो गया, ई इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन टी। टी की जगह रख दो टू पाई आर अपॉन वी। पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, वी ऊपर कूद जाएगा, आंसर बचा ई वी आर अपॉन टू। सही है। हाँ, कहां तक सुना था तुमने बताओ? अच्छा, तो पहले बोल देती। देखो, एक इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है आर नाम के रेडियस में, वी स्पीड से घूम रहा है। तो हमने इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एम बराबर आई ए। तो ये मैंने लिख दिया आई ए। आई की जगह क्यू अपॉन टी, एरिया साफ साफ दिख रहा है पाई आर स्क्वायर, और आई की जगह क्यू अपॉन टी। अब ये इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉनों का चार्ज कितना होता है ई, तो क्यू की जगह मैंने ई रख दिया। लेकिन टाइम नहीं पता तो टाइम की वैल्यू यहां से निकाल ली। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस एक चक्कर में कितनी होती है, टू पाई आर अपॉन बी। अब अगला स्टेप मैंने किया है कि जो टी की वैल्यू है यहां पर रख दी है, ई पाई आर स्क्वायर, टी की जगह टू पाई आर अपॉन बी, आंसर ही आ गया। आई बात समझ में सलोनी? हाँ, तो पहले डायग्राम बना लो।
लिख दिया। ऑफ रेडियस आर, सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर। अच्छा, अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट। अरे क्या है, तो सब गड़बड़ कर देते हैं। एक बार सुन लेगा तो वैसे धीरे धीरे बोलता हूँ, तो कोई याद करके थोड़ी बैठा हूँ, उसको बुलवा दिया पूरा। क्या क्या था, एक लाइन पढ़ दो पीछे से शुरू से। ऑर्बिट, बस ये बोला था। Let us consider an electron is revolving around the nucleus in circular orbit of radius r with speed v। मैं तो खुद ही तीन तीन बार रिपीट करता हूँ, बीच में मत बोला करो, मैं खुद ही रिपीट कर दिया करूंगा, डिस्टर्ब हो जाता है पूरा, मैं भूल जाता हूँ क्या बोल रहा था। बड़ी मुश्किल से तो अंग्रेजी का एक सेंटेंस बनाता हूँ वही तुम बनवा देते हो। लिख दिया। ओके, with speed v, then magnetic moment of the electron is given by, then magnetic moment of the electron is given by। अब ये पूरी बात लिख दो। जब इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो करंट तो बनाता ही है, लेकिन तुमने एक सेकंड सुन लो बात। अब ये सवाल यहाँ से उठता है कि अगर इलेक्ट्रॉन तो सब जगह घूमते हैं, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, हाथ में भी घूम रहा है, इस कपड़े में सड़े हुए घूम रहा है, तो हर जगह इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो फिर करंट क्यों नहीं लगता इसको छूने पे। इसका आंसर तुमने पढ़ा था स्पिन क्वांटम नंबर से, पढ़ा था कहीं, पढ़ा था ऐसा केमिस्ट्री में, स्पिन क्वांटम नंबर +1/2 -1/2। हाँ, तो है ना, तो हाँ, तो बताओ क्या था है, ये क्या पूछ लिया, ये थोड़ी पूछ लिया था देखो, अगर एक उसमें क्या कहते हैं, एक ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन है, और अगर अगर एक स्पिन कर रहा है क्लॉकवाइज, तो दूसरा ऑटोमेटिकली पाया जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। ये था सीन, आई बात समझ में। तो एक का प्लस हाफ मानते थे, एक का माइनस हाफ मानते थे, तो इसलिए दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। एक अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये घूमने में भी बात है, अगर एक क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा अपने आप क्या घूम रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो नेट करंट कितना होगा, 0। इज दैट क्लियर। ये लिख दो पूरी बात अब, m बराबर EVR/2। साफ दिखाई दे रहा है ना, ब्लर तो नहीं दिख रहा। ओके, यहाँ भाई कहाँ गया, ये तो रहा, यही दिक्कत है भाई। कैसे ऐसे ना बोला। हो गया, देख लिया सब लोगों ने। अरे मिटा दो भाई। चलो, EVR/2, ये आ गई m की वैल्यू। अब देखो जो थोड़ा सा चेंज करेंगे, EVR/2, ध्यान से सुनना। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाय m, दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत तो नहीं, ऐसे तो कर सकते हैं ना, तो मैथ का रूल है कि जिस चीज से मल्टीप्लाई करो उसे डिवाइड कर दो, क्या दिक्कत, ठीक है। अब देखो, ई तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। एम वी आर, ये तो कुछ होता है, एम वी होता है मोमेंटम, इनटू आर डिस्टेंस, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, जिसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। याद आ गया, एम वी आर।
11th क्लास में पढ़ा होगा, 7th चैप्टर में एंगुलर मोमेंटम, MVR, ये केमिस्ट्री पढ़ते आ रहे हो। MVR, दिस इज एंगुलर मोमेंटम। L बराबर MVR, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2m। दिस इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। कहीं कहीं लोग इसमें माइनस भी लगा देते हैं, तो माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन सही है, क्लॉकवाइज है तो माइनस लगा दो, एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या लगा दो, प्लस लगा दो। उसका रीजन तुम्हें पता है कि अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन वही होती है जो एरिया की डायरेक्शन होती है, तो ऐसे कर दो, ऊपर को आ गया तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ऐसे कर दो, अंदर को चला गया, अंदर को गया तो नेगेटिव। ठीक है, हाँ। और ये तो पहले ऑर्बिट के लिए है। फॉर nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट के लिए क्या करोगे, अरे एन से मल्टीप्लाई, एक मिनट, एन से मल्टीप्लाई। और तुमने एक मॉडल पढ़ा था गंदा सा, मतलब गंदा सा नहीं, बहुत अच्छा सा, नाम है बोर्स मॉडल, याद है? हाँ, तो अकॉर्डिंग टू बोर अंकल, एल क्या क्या बताया था उसने, ये बताया था कि ऐसा कुछ, याद आया? इसका मतलब तो खैर तुम्हें किसी को नहीं पता, लेकिन फिर भी बड़ा तो रटा तो है ही। एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, बड़ा होगा ये कहीं ना कहीं बोर मॉडल में, नहीं याद नहीं है? हाँ पिछले साल ही तो पढ़ा होगा। हाँ नहीं पढ़ा, एच प्लांक कांस्टेंट है, क्या बात कर रहे थे तुमने फ्रेंड्स, पढ़ा होगा पक्का। हाँ पढ़ा तो होगा ही। प्लांक्स कांस्टेंट, ये पढ़ा होगा। मैं इसको पढ़ाऊंगा तो मैं अच्छे से, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, मॉडर्न फिजिक्स जब पढ़ेंगे। इसका मतलब केमिस्ट्री वाले ना समझा पाते हैं ना तुम समझ पाते हो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जरा सी। एल बराबर एन एच अपॉन 2 पाई, फिलहाल याद रख लोगे कि क्या है ये, एंगुलर मोमेंटम, किसी भी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम एच अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, ये तुमने पढ़ा होगा कि किसी भी कोई भी रेडियस अलाउ नहीं है घूमने के लिए, कुछ फिक्स डिस्क्रीट। हाँ हाँ, एन एच टर्म के लिए तो है, हमें क्या पता कौन सी रेडियस है, तो मान लिया कौन सा ऑर्बिट है, पहला ऑर्बिट हमें थोड़ी पता है, पहला है, मानो 10वां है, 5वां है, हमें क्या पता। ठीक है, छोटे बच्चों, हमें नहीं पता कौन सा ऑर्बिट में घूम रहा है, हमने ये थोड़ी बोला कि फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है, हमने लिखा किसी सर्कुलर पाथ में घूम रहा है जिसकी रेडियस आर है, तो एल की जगह रख दो एन एच अपॉन 2 पाई, तो ये हो गया ई एन एच अपॉन 2 टू जा 4 पाई m e, तो ये हमारा पूरा डाइपोल मोमेंट आ गया। इसको कैसे लिख दो, एन ई एच अपॉन 4 पाई m, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एन नंबर ऑफ ऑर्बिट, एच प्लांक कांस्टेंट, 4 पाई तो पता ही है, एम ई पता है, देखो सारी वैल्यू फिक्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होती है वो एन पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ ऑर्बिट पर। हो गया, एक नोट लिख देना, फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, पहले ऑर्बिट के लिए एन की जगह कितना रख दोगे, 1, है ना, तो ये आ गया m बराबर ई एच अपॉन 4 पाई m। ये जो नंबर होता है, जो क्वांटिटी होती है, इस क्वांटिटी का नाम होता है बोहर्स मैग्नेटॉन। ये पूछा था, याद रखना इसको, कि पहले ऑर्बिट में क्या होता है बोहर्स मैग्नेटॉन, पहले ऑर्बिट में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का जितना भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है उसी को बोहर्स मैग्नेटॉन कहते हैं। ठीक है बच्चों, लिखेंगे टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप, ये लास्ट टॉपिक है बस, ये किसी क्लास है आज, टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप। टॉपिक तो उसमें एक और है, उसका नाम है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, लेकिन वो इसमें देना नहीं चाहिए था इस चैप्टर में, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे उस टॉपिक को, 5वें चैप्टर में, क्योंकि तो कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो 5वें चैप्टर में ही पता लगेंगे, तभी वो पढ़ पाओगे।
हेडिंग लिखो, टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप, लिख दिया। देखो ये तुमने सब बताया क्या है, क्या है बताओ ये, किसका डायग्राम है, 10th क्लास से पढ़ते आ रहे। हम्म हम्म मोटर, मोटर जनरेटर नहीं है, क्या है ये, मोटर का है, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर का डायग्राम। तो मोटर किस प्रिंसिपल पर काम करती है, ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज द मोटर वर्क। तो आंसर आज पता लगेगा तुम्हें कि किस प्रिंसिपल पर काम करती है। देखो ये एक कॉइल है जिसको आर्मेचर कह देते हैं, याद है ना, आर्मेचर कॉइल ऐसे करते हैं। तो ये जो कॉइल है ये कहाँ रखी हुई है, इसमें दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है इस तरह से। तो ये कॉइल जो है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी हुई है, ठीक है। अब जब इस कॉइल में करंट पास कराया जाता है तो क्या होता है, तो आंसर है घूमने लगती है, यही तो मोटर है। चलो बच्चों ये याद है भाई, जब इस कॉइल में करंट पास कराओगे तो घूमने लगेगी, रोटेट करने लगेगी, यही तो मोटर का प्रिंसिपल है। तो हम देखेंगे कि घूम क्यों रही है। अब 10th क्लास में इसलिए नहीं पढ़ाया गया था प्रिंसिपल इतना डीपली, क्योंकि तुम एक चीज नहीं जानते ना 10th क्लास में, टॉर्क, टॉर्क थोड़ी जानते थे मेरे बच्चों। तो इसलिए 10th में बताया नहीं गया था कि क्या है, थोड़ा ऐसे घुमा दिया था तुम्हें। अब इसको डीपली अब पढ़ना है कि टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप, कि इस पे टॉर्क लगता है इसलिए घूमती है, ठीक है। अब तुम बताया 11th में तुम पढ़ चुके हो कि फोर्स का काम है किसी भी चीज को चलाना, लीनियर डिस्प्लेसमेंट देना, और टॉर्क का काम है किसी भी चीज को घुमाना, ये तो पता है ना। ये तो पता ही होगा। तो टॉर्क किसी चीज को घुमाता है और फोर्स चलाता है, चलाता मीन्स लीनियर डिस्प्लेसमेंट, घुमाता मीन्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ टॉर्क लगता है और यही टॉर्क हमें कैलकुलेट करना है, मोटर नहीं पढ़नी लेकिन भी प्रिंसिपल हमें कैलकुलेट करना है मोटर का। तो अब देखते हैं कि किस तरह से काम करती है। मान लो कि एक लूप रखी है इस तरह से, ध्यान से देखना, ये ऐसे एक लूप है, ठीक, ये मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है, इधर नॉर्थ इधर साउथ, ऐसे अकेला तो होता नहीं लेकिन ये हॉर्स शू टाइप मैग्नेट है, ठीक है। अब यहां से करंट पास कराई, मान लो करंट की जो डायरेक्शन है वो ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज। अब तुम्हें देखना है कि ये कहाँ को घूमेगी, घूमेगी भी या नहीं। उसके तुम्हारे पास कुछ लॉज हैं, घूमेगी कब, जब टॉर्क लगेगा। और तुम्हें पता है कि टॉर्क होता क्या है, तो ये भी पता होना चाहिए कि टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, याद है, याद है ना, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये भी तो पढ़ के आए हो, फर्स्ट चैप्टर में भी था शायद ये। हाँ लेकिन ये भी तुम पढ़ के आए हो वैसे तो, कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से नापते हैं। हाँ वेरी गुड, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ये सारी बात ध्यान रखनी है, इसको बना लो। हाँ हाँ यही बनाना है, इसको कहाँ बनाओगे, बना लोगे मतलब आर्टिस्ट लोग हो, लेकिन फिर भी ये बना लो सिंपल सा। हो गया, बन गया। दो ही तो लाइन खींचेंगे, चलो बनाओ जल्दी। हो गया ना, देखो, तो ये नॉर्थ ये साउथ इस तरह से है और ये इस तरह से लग रहा है, करंट इसमें फ्लो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज। इस आर्मेचर की लेंथ एल है और इसकी ब्रेथ बी है, तो ये यहीं से तो घूमेगी बीच में से, यही तो है एक्सिस ऑफ रोटेशन।
इसी के अबाउट तो घूमेगी, बीच में से मतलब इसके अबाउट, है ना। वैसे यस सर करता है, पता तो कुछ नहीं। अच्छा, मैं तो यस सर तो नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ यस नो करते ना, नो नो भी बोलता हूँ मैं। देखो, जैसे ये आर्मेचर है और इसको यहाँ से फिक्स कर दो, जब ये घूमेगी तो ऐसे तो घूमेगी नहीं। देखो इस पॉइंट कह रहा हूँ, इस लाइन कह रहा हूँ। कुछ भी। अब ये तो समझ में आ गया होगा, अब तो मैं दिखा रहा हूँ साफ साफ, ठीक है। ठीक है, तो ये हमें एक्सिस ऑफ रोटेशन मिल गई, तो इसको भी मार्क कर दो एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे यहाँ पर ये है बीचों बीच, जब ये सोचो घूमेगी तो ऐसे घूमेगी, पंखा, पंखे को देख लो, पंखा कहाँ से घूमता है, किसके अबाउट घूमता है, वो डंडा जिस पे वो लटका रहता है, उसी के अबाउट तो घूमता है। हम्म, लिख दिया, ये यहाँ तक एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब देखो टॉर्क हमें निकालना है, तो बहुत सिंपल है, टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सवाल ये कि फोर्स लगना चाहिए कपल फोर्स, घूमने के लिए कपल फोर्स लगना चाहिए नहीं, एक साइड ऊपर एक साइड नीचे, तभी तो घूमेगी चीज। चलो बच्चों, ये तो पता है ना कि अगर इस घुमाना है तो यहाँ से ऊपर लगे, यहाँ से नीचे लगे, या यहाँ से ऊपर लगे, यहाँ से नीचे लगे। दोनों से ऊपर लग गया तो नहीं घूमने वाली, दोनों से नीचे लग गया तो नहीं घूमने वाली, ऐसे तो घूमेगी, एक साइड नीचे एक साइड ऊपर, ठीक है। पता नहीं कहाँ सो रहे हो। अच्छा ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये तीन चार तार मान लो, चार तार मान लो एक तार ये है, एक तार ये है, एक तार ये है और एक तार पूरा ये है, ठीक। अब देखते हैं कि इस तार पर, ये जो राइट मोस्ट वायर है, इस पर फोर्स की डायरेक्शन क्या है। तो तुम्हें पता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए। तो ये तो होगी करंट की डायरेक्शन, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, ये करंट जा रहा है ऊपर को। अंगूठा देखो कहाँ को गया, अंदर को गया कि नहीं, अंगूठा कहाँ को गया, अंदर को। तो इस वाले हिस्से पर कहाँ को फोर्स लगेगा, इनसाइड, है ना। इसको आप ऐसे क्रॉस करके बना दो ताकि पता लगे अंदर को, ओके। एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस वाले वायर की, तो अगर ये पूरी बी है, हाँ ये कितनी होगी बी बाई टू, ओके। अरे समझे भाई, सो रहे हो यार, जल्दी जल्दी बोलो, इसे खत्म करो फटाफट। हाँ, तो ये तो आया इस वाले हिस्से का फोर्स, टॉर्क। अब इस वाले हिस्से का भी निकालना पड़ेगा, ये तो इस हिस्से का टॉर्क आया, इस वाले हिस्से का भी सेम टू सेम, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स वही है आई एल बी साइन थीटा इंटू बी बाई टू, इज दैट क्लियर। ये आधे आधे हिस्से का टॉर्क ये रहा और आधे हिस्से का टॉर्क ये, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं तो इसलिए ऐड कर दिया। देखो दोनों दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, दोनों टॉर्क, ये भी ऐसे घुमा रहा है, ये वाला भी, और ये वाला भी ऐसे घुमा रहा है, तो दोनों सपोर्ट कर रहे हैं तो प्लस कर दिया, सपोर्ट ना करते तो माइनस कर देते, क्योंकि टॉर्क भी वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब यहाँ पर पर्टिकुलर कंडीशन में देखो थीटा 90 डिग्री है, साफ साफ देखो परपेंडिकुलर है कि नहीं, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड। तो आई एल बी इन, ये हो गया साइन थीटा साइन 91 हो गया, तो हो गया आई एल बी बी बाई टू, आई एल बी बी बाई टू, तो हो गया आई एल बी बी, ठीक है। अरे आधा आधा एक हो गया ना, इसमें दिमाग लगा रहे हो। और इसको मैंने लिख दिया आई एल बी, और एल इंटू बी क्या होता है बताओ, एरिया होता है कि नहीं, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये एरिया ऑफ द आर्मेचर आ गया। तो टॉर्क कितना हो गया, आई ए बी, और आई इंटू ए भी कुछ कुछ होता है, बताओ जल्दी से क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट। तो टाउ कितना आ गया एम बी,
ठीक है। हाँ, जैसे कितनी कितनी ब्लर हो गई, दिख नहीं रहा कुछ? हाँ, क्या बात करते हैं? ठीक है, तो टॉर्क की वैल्यू आ गई एमबी। वहां याद करो पीई आई थी, पीई याद आया कुछ? तो देखो यही सब काम चल रहा है यहाँ पे। P यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज रिप्लेस्ड बाय मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्लेस्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो ये तो सीन ये हो गया, सिंपल सा, सिर्फ सिंपल लूप रखी है। लेकिन क्या हो कि अगर जो लूप है, हाँ मुझे पता, तुमने नहीं लिखा, ये लिखना भी नहीं है, ये मुझे वैसे समझाना था बस, लिख तो ले। तो अब ये जो केस है, ये हमें ये वाला केस नहीं करना, हमें ये वाला जनरल केस करना है कि जब ये एंगल बना रहा है, ठीक है। तो इसका देखो एरिया वेक्टर ये रहा और मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, तो दोनों आपस में कुछ एंगल बना रहे हैं, मान लो थीटा, तो हमें ये जनरल केस करना है, बाद में थीटा को 90 रख देना, ठीक है। तो अब दूसरा डायग्राम बना लो उसी के नीचे, कुछ इस तरह का। यह है एरिया वेक्टर और यह है, हाँ तो बना रहने दो, उसके नीचे बना लो, तभी तो बोला मैंने उसके नीचे बना लो। बना रहने दो भाई, क्या करें, क्या काटना क्यों है, बना रहने दो, काटना क्यों है, वहां लिख दो बस थीटा बराबर 90 उसके साइड। एंगल हमेशा ध्यान रखना एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में लिया जाएगा। तो एरिया वेक्टर क्या होता है, इस पे परपेंडिकुलर ऐसे, और ये है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये एंगल है। इज दैट क्लियर? बन गया। तो अब इसके नीचे ये बना लो, ऐसे समझ में नहीं आएगा तुम्हें क्या हो रहा है, ये बना लो पहले, फिर बताता हूँ उसका मतलब क्या है। बना लिया? बन गया भाई, ये वाला बस ये, रुक जाओ, क्या कह रहे हो? कुछ नहीं लिखा, एफ एफ लिख दो, अरे बस एफ लिख दो, ओनली एफ। तो ये जो है, ध्यान से सुनकर है ना, ये जो पूरी लूप है टेडी सी, इसको एक लाइन से दिखा दिया ऐसे बस, ये बात समझ में आ गई या नहीं? अरे खत्म ही रहेगी तो लड़की, ये ऊपर बैठा है, भी पूरे मूल से बोल के बता रहा हूँ, ये जो ऊपर वाली लाइन है, ये पूरी जो लूप है, ऊपर वाली लाइन नहीं है, पूरी जो लूप है, ये जो पूरी लूप है ऐसे, इसको बस एक लाइन से दिखा दिया ऐसे, फ्रंट व्यू, ऊपर से ऐसे देख के, समझे? ये जो पूरी लूप ऐसे रखी हुई है, ये जो पूरी लूप रखी है, इसको फ्रंट व्यू देखो तो ये सिर्फ ये लाइन दिखेगी, ये है पूरी लूप ही, ऊपर नीचे वाली लाइन भी नहीं बनाया, पूरी लूप को एक लाइन से दिखा दिया, ठीक है। बोलो। ऐसे ही ये b/2 है, ये भी थीटा है, तो इसके सामने का कितना हुआ, b/2 साइन थीटा, तो टाउ2 भी कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू b/2 साइन थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस b/2 साइन थीटा है। इज दैट क्लियर?
हाँ तो ये देखो, एक ऐसे देखते तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगता, लेकिन इस एक लाइन से बड़ा सिंपल सा डायग्राम हो गया। ठीक है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये नहीं एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये है एक्स। अब देखो, अब फोर्स की वैल्यू बताओ फटाफट। फोर्स क्या होता है, आई एल बी, तो आई एल बी, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इंटू बी बाई टू साइन थीटा। ऐसे यहां लिख दो आई एल बी इंटू बी बाई टू साइन थीटा। ठीक है बच्चों, बी बाई टू जोड़ के वन हो गया, तो ये हो गया आई एल बी बी साइन थीटा। और तुम्हें पता है एल इंटू बी हो गया एरिया ऑफ द लूप, तो हो गया आई ए बी साइन थीटा। अगर एन टर्न्स हो तो एन लगा देना, एन आई ए बी साइन थीटा, है ना। एक टर्न है तो आई ए बी साइन थीटा। इफ देर आर एन टर्न्स देन यू कैन मल्टीप्लाई इट बाई एन। तो टाउ की वैल्यू आ गई आई ए बी साइन थीटा फॉर एन टर्न्स। टाउ हो गया एन आई ए बी साइन थीटा, ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना है। और हम ये बात भी जानते हैं कि एन आई ए ये तो होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो यहां से टॉर्क, तो ये आ गया एम बी साइन थीटा। अब देखो पूरा तुम्हें क्लियर हो गया होगा, वहां पर आया था आंसर पी ई साइन थीटा, कहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड में, और यहाँ पी एम ई बी और साइन थीटा है। यहाँ पर जो थीटा था किसके बीच का एंगल था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का। यहाँ पर भी जो थीटा है वो किसके बीच का एंगल है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट यानी कि एरिया वेक्टर। यानी कि एरिया वेक्टर में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हमें पता है कि मैग्नेटिक मोमेंट की वही डायरेक्शन होती है जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है। बताई थी बात या नहीं। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो तुम्हें पता है क्या लिख सकते हैं, टाउ इज इक्वल टू एम क्रॉस बी, है ना, ऐसा वेक्टर जो दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो टॉर्क जो होता है, हाँ, मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर काम करता है। ओके, लिखो फटाफट। कंसिडर अ कंसिडर एन एन आर्मेचर, आर्मेचर यानी कि लूप। कंसिडर एन आर्मेचर इज प्लेस्ड in uniform external magnetic field B. Consider an armature is placed in uniform external magnetic field B. यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी लिख दिया। आगे लिखो such that its area vector is making an angle theta, such that its area vector is making an angle theta with the magnetic field, done। विद द मैग्नेटिक फील्ड, आगे लिखना नई लाइन से। बस ये एंगल का बड़ा ध्यान रखना, इसमें यही गलती करते हैं बच्चे, वो एंगल किस चीज का दिया जाएगा और वहां लिख के आ जाएंगे। अभी देखना क्वेश्चन कैसे उलझाने वाले हैं। विद द मैग्नेटिक फील्ड भी, आगे लिखो। टोटल टॉर्क इज गिवन बाय, ये पूरी बात लिख दो, टाउ इज इक्वल टू टाउ वन प्लस टाउ टू, पूरी बात लिख दो। मुझे मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ, जरूर लिख देना।
लिख दिया? हाँ, ये और ये पूरा लिख देना। एक्चुअल में ऐसा दिखता है। ये पहला साइक्लोट्रॉन है जो पहली बार बनाया था, बड़ा सा था। इसका काम क्या, पहले तो सीख लो। एक्सरेज वगैरह बनाना है ना, एक्सरे बनाना, अल्फा पार्टिकल की बीम बनाना, ये सब काम इस साइक्लोट्रॉन के होते हैं। तो बेसिकली करता क्या है, चार्ज को एक्सेलरेट कर देता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाने में भी ये थोड़ा थोड़ा काम आता है। क्या कर देता है, चार्ज को एक्सेलरेट मतलब उसकी स्पीड बढ़ा देता है। ठीक है, यस सर। अब देखो किस तरह से काम करता है। तो ये इस तरह का दिखता है कुछ, देखा जाए तो बाहर ये एसी पर काम करता है। पहली बात तो ये किस पर काम करता है, ऑल्टरनेटिंग करंट पर। ये बैटरी पर काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा भी देखेंगे। तो इसको हमने ऑसिलेटर बोल दिया, क्योंकि एसी ऑसिलेट ही तो करती है ना, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। ठीक है, यस सर। यस सर। लेकिन इसकी एक कमी भी है, ये ज़्यादा छोटे चार्ज को एक्सेलरेट नहीं करा सकता। मतलब तुम चाहो इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करा दो, वो नहीं, वो इतने हल्के होते हैं वो गिर जाएगा, घूमेगा ही नहीं। नहीं, ज़्यादा भारी चार्ज को एक्सेलरेट करा सकता है। बहुत ज़्यादा भारी चार्ज रहेगा उस, जैसे कि अल्फा पार्टिकल हो गया है ना, उसको भी नहीं करा सकता। प्रोटोन को करा देगा, प्रोटोन की बीम को इस तरह के करा सकता है। ये इसकी लिमिटेशंस भी याद रखना। तो प्रोटोन या ड्यूट्रॉन इनको एक्सेलरेट कराता है। अल्फा पार्टिकल को भी बहुत भारी होते हैं इसलिए नहीं करा सकता। इलेक्ट्रॉन बहुत छोटे होते हैं, बहुत हल्के होते हैं, इसलिए नहीं करा सकता। ठीक है, अब देखो इसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है वो ऐसी होती है। ये तुम्हें दिख रहा है दो डी शेप में दो चीज़ें दिख रही हैं, एक ऑरेंज और एक ये ब्लू दिख रहा है। तो इनको डीज बोलते हैं, डी मतलब इंग्लिश के कारण, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के डी आकार के कारण। ये टैंक होते हैं, टैंक। ये ना जो तुम्हें डी दिख रहे हैं प्लेट्स नहीं, टैंक हैं, खोखले टैंक हैं, कंटेनर्स। इनके अंदर भी मतलब जाने की जगह है। समझ में आ रही बात? हाँ सर। और ये मेटल के होते हैं, बीच में थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हैं, वो तुम्हें दिख रहा है। ज़्यादा स्पेस नहीं, बहुत थोड़ा सा। आप देखो क्या करते हैं, कैसे काम करता है। देखो ये तुम्हें दिख गए होंगे डीज, इनको डीज बोलते हैं। ठीक है, अब इसको ऑसिलेटर मतलब एसी सोर्स, एक बार प्लस एक बार माइनस, इससे इसको जोड़ा जाता है। अब जब ऑसिलेटर से हमने जोड़ दिया तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया इन मेटल्स में, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। लेकिन ये प्लस माइनस टिकाऊ नहीं है। टिकाऊ समझ रहे हो ना, ये बार बार चेंज होता रहेगा क्योंकि ऑसिलेटर लगा रखा है। ठीक है, यस सर। तो एक बार D1 पे प्लस होगा, एक बार D2 पे माइनस होगा, दूसरी बार D2 पे प्लस हो जाएगा, D1 पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि AC है, बार बार चेंज हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कनेक्ट कर देते हैं, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, पहला काम। तो ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं, उसको देखेंगे क्यों। दूसरा काम मैग्नेटिक फील्ड भी लगाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड कैसे लगाएंगे, एक प्लेट नीचे लगा देंगे, एक मैग्नेट ऊपर लगा देंगे। तो ये देखो ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी डायरेक्शन बदलता रहेगा, एक बार प्लस एक बार माइनस। नीचे देखो ये मैग्नेट लगा दी, ठीक है, दिख रहा है ऐसे ऊपर एक नॉर्थ हिस्सा एक साउथ हिस्सा। तो नीचे वाला नॉर्थ है, ऊपर वाला साउथ है, ऐसा मान के चलो। तो नीचे से ऊपर की तरफ को मैग्नेटिक फील्ड भी बन गया, क्रॉस फील्ड इसको कहते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये क्रॉस फील्ड यहाँ तैयार हो गया इस तरह से, ऊपर को जाता हुआ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग वाला। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट मेटल की प्लेट से उसको कंटेनर में बंद कर देते हैं, बिल्कुल वैक्यूम वाले बॉक्स में, ताकि हवा को कोई लफड़ा ना हो, क्योंकि छोटे छोटे पार्टिकल हैं, हवा इनको उड़ा ले जाएगी। ठीक है ना, क्यों रे बच्चों? हाँ सर। अब देखो जिस भी चार्ज को हमें एक्सेलरेट करना है, एक्सेलरेट मतलब उसकी स्पीड को बढ़ाना है, बहुत तेज स्पीड बढ़ाता है, उसको बीचों बीच रख देंगे। ऐसे दिख रहा है येलो कलर की बॉल जैसा कुछ? हाँ सर दिख रहा है। हाँ, तो ये चार्ज है, मान लो कि प्रोटोन है। अब देखो प्रोटोन है तो क्या होगा, आंसर है कि एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है। तुम्हें दिख रहा है कि ये साइड प्लस है और ये साइड तुम्हें दिख रही है माइनस है, दिख रहा है ना? यस सर। अब प्लस वाला, ये मान लो प्रोटोन है, तो प्लस वाला चार्ज इसको क्या करेगा, धकेलेगा बाहर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, बोलो भाई, प्लस प्लस रिपेल ईच अदर या माइनस प्लस अट्रैक्ट ईच अदर, जो मानना है मान लो। तो ये माइनस वाला चार्ज को खींच लेगा, लेकिन ये सिर्फ इसको बाहर तक ही फोर्स लगा पाएगा, सिर्फ इतनी जगह में।
अंदर तो लगा नहीं सकता मेटल के अंदर, वो तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मेटल के अंदर जीरो होता है, मेटल के अंदर तो है ना, मेटल के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं होती, तो ये बाहर बाहर खींच लेगा हाँ। इसको। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो मेटल के अंदर भी लगता है, ये मैंने बता रखी है बात कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन मेटल के अंदर भी पास हो जाती है, बताई थी ना बात। यस सर, बताई थी। हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ ऐसा नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड मेटल के अंदर भी लगता है, मेटल के बाहर भी लगता है, ठीक है। वायर के अंदर तुमने देखा ही था, वायर के अंदर भी उसकी गहराई में, उसकी थिकनेस में भी मैग्नेटिक फील्ड लग रहा था, ठीक है। यस सर। हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड तो मेटल के अंदर और बाहर दोनों साइड लगता है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ बाहर बाहर लगेगा खाली जगह में, तो ये ध्यान रखना है। और तुम्हें दो बातें पता है, फंडामेंटल बातें। पहली बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्पीड को बढ़ाता है। मान लो कि Q चार्ज है, उस पर E इलेक्ट्रिक फील्ड लग गया, तो QE फोर्स लग गया कि नहीं लगा? और जब फोर्स लगा है तो एक्सेलरेशन भी हो गया, और एक्सेलरेशन लगा है तो वेलोसिटी भी बढ़ गई होगी, बोलो। यस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेलोसिटी को बढ़ाता है, जबकि तुम्हें पता है कि मैग्नेटिक फोर्स या फील्ड जो भी कह लो, मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं करता, वो सिर्फ गोल गोल घुमाता है। याद आ गई सब बातें? यस सर। और तीसरी बात तुम्हें एक और याद है कि R बराबर होता है mv/qb। जब भी कोई चार्ज सर्कुलर पाथ पर घूमता है तो रेडियस और वेलोसिटी में ये रिलेशन होता है, याद है ना? हाँ सर, याद है। बोले तो रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, यानी कि अगर रेडियस बढ़ गई तो वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी। यही कॉन्सेप्ट है जिस पर ये साइक्लोट्रॉन काम करता है, ठीक है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, ध्यान रखना है, क्योंकि तुम्हें पता है फॉर्मूला न्यू इज इक्वल टू 2πm/qb। जो फ्रीक्वेंसी होती है वो किस पर डिपेंड नहीं करती? बोलो, किस पर डिपेंड नहीं करती? वेलोसिटी पर भी और रेडियस पर भी, किसी पर डिपेंड नहीं करती। वो चार्ज पर डिपेंड करती है, मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करती है और मास पर डिपेंड करती है, तो यानी कि कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि चार्ज भी कांस्टेंट है, चार्ज तो यही है ना जो भी है, और मैग्नेटिक फील्ड भी हमने कांस्टेंट लगा रखा है, और मास तो होगा इसका कांस्टेंट। आई बात समझ में? यस सर। तो अभी जरा तीन बातें हैं जो तुम्हें जल्दी जल्दी समझनी है। पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड का काम है स्पीड बढ़ाना, वेलोसिटी को बढ़ा देना, पहली बात। दूसरी बात क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का काम है गोल गोल घुमाना, वो स्पीड में कोई चेंज नहीं करता। और तीसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर बाहर लगेगा, मेटल के अंदर नहीं लगेगा, जबकि मैग्नेटिक फील्ड बाहर अंदर सब जगह काम करता है। इज दैट क्लियर? यस। चलो, तो अब देखो, हाँ, जैसे हमने इसमें प्रोटॉन को रख दिया, सिंपल रख दिया, तो ये माइनस वाला चार्ज को बाहर से खींचेगा। अभी जब ये चार्ज हमने रखा तो क्या बताओ, इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा या नहीं? जब हमने चार्ज को रखा है जस्ट, नहीं लगेगा, है ना। सिंपल सी बातें हैं। तो चूंकि चार्ज स्टेशनरी है इस टाइम, तो इस पर इस टाइम कोई मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगेगा। इज दैट क्लियर? क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो मूविंग चार्ज पर लगता है। समझ में आ रही है ना बात? हाँ। यस सर। अब जैसे ही ये मूव करा, हल्का सा मूव करा, मूव किसने कराया? इलेक्ट्रिक फील्ड ने। जैसे ही मूव करेगा वैसे गोल भी घूम जाएगा। बताओ क्यों घूम जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। आई बात समझ में? कि इलेक्ट्रिक फील्ड ने तो इसको हल्का सा मूव कराया, और जैसे ही मूव करा मैग्नेटिक फील्ड ने गोल घुमा दिया। इज दैट क्लियर? यस सर। तो ये अपना इस तरह से घूम गया। अब घूम के, अब ये वापस क्यों आया? चक्कर ये है भाई, घूम के तो ठीक है, ये वापस क्यों आ रहा है इधर को? तो आंसर तुम्हें पता है कि जैसे ही इधर जाएगा, हमने फ्रीक्वेंसी सेट कर रखी है कि जैसे ही ये, अब फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट है ना इसकी, तुम्हें पता है कि फ्रीक्वेंसी डिपेंड ही नहीं करती रेडियस पर, वेलोसिटी पर। तो जैसे ही घूम के इधर जाएगा वैसे ही ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये वाली प्लेट, क्योंकि हमने ऑसिलेटर में वो फ्रीक्वेंसी सेट कर रखी है। मान लो 50 हर्ट्ज ये सेट कर रखी है, तो पता है तुम्हें 1 सेकंड में 50 बार वो चेंज हो रही है, ठीक है ना? प्लस माइनस। हाँ, तो जैसे ही इधर जाएगा वैसे इधर माइनस आ जाएगा और इधर प्लस। अब सोचो क्या होगा? ये माइनस वाला इसको ट्रैक कर लेगा। आ रही बात समझ में? हाँ। यानी कि स्पीड और बढ़ गई। एक तो इसने ट्रैक करा था, स्पीड बढ़ी थी QE से, अब जैसे इधर घूम के आया तो माइनस वाले ने और अट्रैक्ट कर लिया, तो और स्पीड बढ़ गई। बोलो। यस सर। अब स्पीड बढ़ गई, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो लगातार लग रहा है, तो फोर्स तो लग रहा है, तो वो तो गोल गोल घुमाता रहेगा। तो पहले स्पीड कम थी तो छोटा सर्कल, अब जैसे स्पीड बढ़ी तो बड़ा सर्कल करेगा, नहीं बड़ा सर्कल, क्योंकि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। बोलो। हाँ। लेकिन Yes, sir. लेकिन ये जो स्पीड है ये मैग्नेटिक फील्ड ने नहीं बढ़ाई, ये किसने बढ़ाई है? इलेक्ट्रिक फील्ड ने।
समझ में आ रही है ना बात? यस सर। हाँ, तो देखो पहले छोटी रेडियस, फिर बड़ी रेडियस। अब हर बार जब भी ये घूम के आएगा प्लस माइनस चेंज होता रहेगा, हर बार स्पीड बढ़ाता रहेगा और फिर ये ऐसा करके तेजी से घूमने लगेगा। बताओ पूरी बात समझ में आई है नहीं? यस सर। और अभी 8th चैप्टर में तुम लोग पढ़ोगे कि जब भी कोई चार्ज एक्सेलरेट करता है, यानी कि उसकी वेलोसिटी में बार बार चेंज किया जाता है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाता है और वो वेव फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। जैसे मान लो 1000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, ठीक है, 10⁻³ तो वो रेडियो वेव्स बन जाएंगी, ब्लूटूथ की वेव, फ़ोन की वेव। आ रही बात समझ में? हाँ। हाँ। और अगर 10⁻12 हर्ट्ज इतनी तेज़ी से घुमा दिया, 10⁻12 से लेकर 10⁻15 तक, तब ये एक्सरे बन जाएंगे। तो एक्सरे पता लग गया कैसे बनती होंगी? इसको इतनी तेज घुमाया जाता होगा और ये क्या प्रोड्यूस करता होगा? एक्सरेज। ठीक है? यस सर। तो अब इसके पूरे एनिमेशन को आप देख सकते हो। जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था उनको लगाते रहना। अभी ये स्टेशनरी है, एक साइड माइनस एक साइड प्लस, तो माइनस वाला इसको थोड़ा सा अट्रैक्ट कर लेगा। देखो, और जैसे ही घूमा, जैसे ही चला, मूव करा, वैसे सर्कुलर पाथ में भी घूम गया। उसका रीज़न भी तुम्हें पता है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। ये मैग्नेटिक फोर्स दिखाया जा रहा है ऊपर को। अब जैसे ही आधा चक्कर काटेगा वैसे ही प्लस माइनस चेंज हो जाएंगे। अभी उधर माइनस था, अब येलो वाली पे माइनस आ जाएगा, ब्लू वाली पे प्लस, तो प्लस प्लस रिपेल और माइनस प्लस अट्रैक्ट। तो अब ये येलो वाली इसको अट्रैक्ट कर लेगी, यानी कि और स्पीड बढ़ जाएगी। समझे? यस सर। हाँ, और तुम देख रहे हो कि हर बार ऐसा होता रहेगा। और जब रेडियस बढ़ेगी तो ऑब्वियसली वेलोसिटी बढ़ेगी, और फिर ये एग्जिट पॉइंट हमने एक बना रखा है, वहाँ से बाहर निकल जाएगा बहुत तेज़ी स्पीड से घूमता घूमता। ठीक है ना? यस सर। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है इसका? कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है। ये प्रिंसिपल है कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो रेडियस और वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करती, तो इसलिए हमने फ्रीक्वेंसी सेट कर रखी है। अच्छा, ये बताओ क्या इसकी वेलोसिटी कंटेनर के अंदर भी बढ़ेगी? इसके अंदर डी, इसके अंदर, या डी के अंदर कांस्टेंट रहेगी? सोच के बताओ। बोलो। सर बढ़ जाएगी। गलत जवाब। मतलब बढ़ेगी। डीज के अंदर नहीं कांस्टेंट, डीज के अंदर कांस्टेंट। क्यों? अभी तो बताई बात। क्योंकि डीज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलो, नहीं होता। हाँ, तो डीज के अंदर नहीं बढ़ेगा सर्कल। देखो सर्कल की रेडियस कहाँ बढ़ रही है? जब ये बाहर आ रहा है, अंदर तो नहीं बढ़ रही ना रेडियस, तो अंदर क्यों नहीं बढ़ रही? हाँ। क्योंकि अंदर वेलोसिटी कांस्टेंट है। अंदर क्यों कांस्टेंट है वेलोसिटी? क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लग ही नहीं रहा, अंदर तो सिर्फ मैग्नेटिक लग रहा है। इज दैट क्लियर? बाहर आ रहा है, जब ये बाहर आ रहा है तब वेलोसिटी बढ़ रही है, तब रेडियस बढ़ रही है। ठीक है ना? यस सर। समझ में आ रही है बात? यस सर। तो देखो अंदर ये कांस्टेंट वेलोसिटी घूमता है, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ाने का काम इलेक्ट्रिक फील्ड का है, ना कि मैग्नेटिक का। मैग्नेटिक का काम सिर्फ गोल घुमाना है। यही बता रहे हैं बार बार कि जैसे ही बाहर आएगा इसकी हर बार वेलोसिटी बढ़ेगा और ऐसे तेज करके घूमेगा। एक्सीलरेट करेगा तो एक्सरे बनाएगा, या जो भी रेज, जो भी फ्रीक्वेंसी सेट कर रखी होगी उस फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाएगा। ठीक है? और एक्सपेरिमेंट के लिए बॉम्बार्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉम्बार्डिंग ऑफ, ये सुना है ना तुमने, बॉम्बार्डिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल, बॉम्बार्डिंग ऑफ प्रोटॉन। तो कैसे करेंगे बॉम्बार्डिंग? ऐसे, पहले उसकी स्पीड बढ़ाएंगे साइक्लोट्रॉन से। ठीक है?
charged particles, which is used to accelerate charged particles. आगे लिख दो, it is used in production of X-rays, etc. X-rays, etc. लिख दिया? अरे लिखा? हेडिंग लिखो प्रिंसिपल, हेडिंग लिख दो प्रिंसिपल, इसमें लिखो इट वर्क्स अपॉन द प्रिंसिपल दैट frequency of revolving charge is independent of both velocity and radius. ऑफ सर्कुलर पाथ। अब थोड़ा दिमाग लगा के बताओ कि ये क्यों है इसका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब जिस पर कोई चीज काम करे, तो इस बात पर कैसे काम कर रहा है कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तभी काम कर पाएगा वरना नहीं कर पाएगा, इसका मतलब ये है प्रिंसिपल का। बता सकता है कोई? आंसर सिंपल है, मुश्किल तो नहीं। सर्कुलर पाथ में एक्सीलरेट हो रहा है। बात ये चल रही है कि सर्कुलर पाथ में एक्सीलरेट तो हो रहा है, लेकिन सुनो बात को, बात ये चल रही है कि ये जो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है वो तो खाली मैग्नेटिक फील्ड भी घुमा देता, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी का क्या चक्कर है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो रेडियस और वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करती। इसका कैसे लेना देना है इस बात से? मतलब फिर से मैं बता दूं कि इस बात के बिना ये काम ही नहीं करेगा। ये तो प्रिंसिपल होता है। अब बताओ, सोचो, इतना मुश्किल से जवाब नहीं इसका, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो मिल जाएगा। हाँ हाँ बोलो। सर बोल के कोई चुप हो गया। देखो, चार्ज एक्सचेंज हो रहे हैं, उसका तो लेना देना किससे है? उसका लेना देना है ऑसिलेटर से, जो बाहर ऑसिलेटर लगा रखा है। बात ये हो रही है, तुम क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हो, बात ये हो रही है कि ये इस प्रिंसिपल पर काम करता है कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। ऑसिलेटर की तो कांस्टेंट होगी, वो तो बाहर का सोर्स है। हम बात करें कि अगर ये फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट ना रहती चार्ज की, या कह लो कि अगर चार्ज की फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी पर डिपेंड कर रही होती, तो ये काम नहीं करता, ये काम ही नहीं करता। क्यों? ये है सवाल। वेलोसिटी होती तो, वेलोसिटी तो हो, अरे बाबू सवाल नहीं समझ। मैं ये नहीं पूछ रहा कि फ्रीक्वेंसी क्यों डिपेंड नहीं कर रही वेलोसिटी पर। तुम ये बताने में लगे हो कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी डबल तो रेडियस भी डबल, इसलिए फ्रीक्वेंसी बराबर, ये तो बता रहे हो तुम है? ये पूछ कौन है? चलो ठीक है, मैं ये रुक जा। बहुत बढ़िया तुमने जवाब दिया, बिल्कुल सही है, इस पर पूरा टिक लगाता हूँ, बिल्कुल सही है, एक्सरे नहीं बनता, एकदम करेक्ट जवाब है। लेकिन मेरा सवाल उससे बेसिक है, इससे ज्यादा बेसिक है। मैं कह रहा हूँ कि चार्ज ये काम ही नहीं करता। एक्सरे तो बहुत दूर की बात है, एक्सरे नहीं बनता, बिल्कुल करेक्ट जवाब है। मैं कह रहा हूँ कि काम ही नहीं करता, ये घूमता ही नहीं है ऐसे ऐसे करके जैसे घूम रहा था, ये काम ही नहीं करता, गिर जाता कहीं को, मेटल के अंदर गिर जाता, यहाँ गिर जाता, जैसे बढ़िया घूम रहा है ना एकदम तरीके से, घूमता ही नहीं, काम ही नहीं करता। ये है सवाल। नहीं समझ पा रहे तुम?
ये डॉट क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड है। हाँ, अब मैं ये पूछ रहा हूं कि ये फ्रीक्वेंसी अगर कांस्टेंट ना होती तो क्यों काम नहीं करता, बस। क्यों नहीं काम करता है, क्यों नहीं घूमता अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट ना होती तो? ये है मेरा सवाल। हाँ, बोलो। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्यों नहीं बनता? मैग्नेटिक फील्ड तो हमने अलग से बनाया है, वो तो हमने मैग्नेट लगा के बनाया, उसका इससे क्या लेना देना। देखो, अब जरा बात को ध्यान सुनो, बहुत सिंपल सी बात है, अगर फालतू बोल जाए। अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट ना होती तो क्या हो रहा है, देखो। जैसे मैंने तुम्हें बताया जोड़ दे के बताया था इस बात को, कि ये यहां जाता है और जैसे ही यहां आता है, जैसे ही, तो ये चेंज हो जाता है। क्या रहा? देखो, मैंने ये बताया था कि जैसे ये घूम के यहां पर आता है तो ये प्लस माइनस बदल जाता है, फिर ये अंदर जाता है, अंदर जाता है, फिर जैसे ये यहां आता है फिर प्लस माइनस बदल जाता है। ये तो बताया था कि नहीं बताया था? फिर बच्चों, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी बराबर है ना, कि हर बार, या टाइम पीरियड बराबर है, या टाइम पीरियड बराबर है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड तो इनवर्स रिलेशन है। अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो टाइम पीरियड भी तो कांस्टेंट है, यानी कि हर बार T/2, आधा चक्कर तो वो है, आधे चक्कर में फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, देख रहे हो नहीं, आधे चक्कर में हर बार प्लस माइनस बदलता है। अब उल्टा देखते हैं कि मान लो ना बदलता तो, मान लो कि आधा चक्कर तो हो गया लेकिन अभी यहाँ प्लस ही रह गया। अब बताओ जरा क्या होता? बदलना चाहिए था, लेकिन यहाँ आधे चक्कर में ये आगे घूम के, लेकिन ये बदला ही नहीं, अब इस बार फ्रीक्वेंसी बदल गई, ये प्लस ही रह गया, ये माइनस ही रह गया, तो ये वापस नहीं हो जाएगा इधर को, या इसकी स्पीड कम नहीं हो जाएगी? प्लस 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 क्या करेगा, रिपेल कर देगा, तो ये अंडसंड घूम के गिर जाएगा। आ रही बात समझ में? नहीं? तो ये थी कहानी कि जैसे ये घूम के यहां पर आता है तभी तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है ना, तभी चेंज होती है फ्रीक्वेंसी। कि मान लो 1 सेकंड में यहां आता है तो 1 सेकंड बाद ये माइनस, ये प्लस, 1 सेकंड बाद ये आता है, 1 सेकंड बाद ये प्लस, ये माइनस। अगर ये ना आ रहा होता, ये फ्रीक्वेंसी ना कांस्टेंट होती 1 सेकंड में, तो ये तो हर बार 1 सेकंड में आ रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है, ये 2 सेकंड में चेंज हुई, कभी कभी 3 में चेंज हुई, तो मतलब ये यहाँ आ गया, यहाँ प्लस ही रह गया, इसको पीछे धकेल देगा वापस, तो अंडसंड गिर जाएगा ऐसे। आ रही बात समझ में? हाँ, तो अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट ना रही होती तो ये काम ही नहीं करता। ये तो सवाल था मेरा, तो क्यों काम नहीं करता? क्योंकि जैसे ही यहां पर आता तो ये प्लस ही रह जाता, इसको वापस इसकी स्पीड कम भी कर सकता था, इसको किसी और डायरेक्शन में मूव करा सकता था। ठीक है, तो इसलिए एक्सरे नहीं बनती। एक्सरे तो भाई कहां से बनती है, घूमता ही नहीं। ओके, डायग्राम बना लो। क्या बना लिया? ओके, बना लो। बना लिया? ऑसिलेटर, जो बार बार प्लस माइनस चेंज कर रहा है, ऑसिलेटर। ठीक है, एसी सोर्स है बेसिकली।
चैम्बर, चैम्बर, चैम्बर दिख नहीं रहा क्या? ब्लर दिख रहा है क्या? वैक्यूम चैम्बर। कंस्ट्रक्शन लिख दो। कंस्ट्रक्शन में पहला पार्ट डीज, डी डबल ई एस, और दिख रहा होगा क्या लिख दिया मैंने? टू मेटल कंटेनर्स इन शेप ऑफ डी विच आर कनेक्टेड विद ऑसिलेटर। ठीक है, लिख दिया बच्चों? क्या करने में लग रही, जल्दी देखो। सेकंड, सेकंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट लिखना है डीज। दूसरा पॉइंट लिख दो, परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट में बनाया है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, बोलते रहोगे, मीटिंग खत्म हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है भाई, हेलो। परमानेंट मैग्नेट लिख दो, टू प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। लिख दिया? हेडिंग लिखो वर्किंग।